नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता गुड़िया और आप देख रहे हैं इस वक्त देवभूमि झारखंड न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के एमडी जोरावर सिंह सलूजा सर। इनसे हम स्कूल के विषय में और बच्चों के उज्जवल भविष्य के विषय में कुछ विस्तृत बातचीत करेंगे। सर से का सबसे पहले देवभूमि झारखंड न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमें अपने पढ़ाई और अपने एजुकेशन के बारे में बताएं कि आपने कहाँ तक एजुकेशन की है और इस लाइन में आप आने का कैसे सोचे और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए मैंने लेस्टर यूनाइटेड किंगडम से की है जी। और उसके बाद जब मैं वापस गिरिडीह आया जी। तो मेरे फादर का ऑलरेडी बहुत टाइम से एक सपना था कि गिरिडीह में भी एजुकेशन हब बनाया जाए। जी। मतलब जिस सोसाइटी में हम लोग, जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ से हम लोगों ने स्टील इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और इतना डेवलप किया, उसके साथ साथ सोसाइटी को हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में भी करना है। जी। तो एक एजुकेशन के लाइन पे जब हमारा ध्यान गया कि ये बहुत गिरिडीह पिछड़ा हुआ है, कि एजुकेशन में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, या फिर वैसी फैसिलिटीज़ या वैसी क्वालिटी एजुकेशन में नहीं अभी तक गिरिडीह में डेवलप हुई, जो जिसके लिए बच्चे छोड़ के यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इवन मतलब सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, गिरिडीह के आसपास के टाउन्स के, पूरे झारखंड के ही हम लोग मान सकते हैं कि बच्चे, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो यहाँ से छोड़ के लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न है कि भाई उनको यहाँ वो एजुकेशन, वैसी वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। जी। तब फिर हम लोगों का ध्यान गया कि भाई थोड़ा सा हमें जहाँ पे हैं तो उसको भी डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर वहाँ से ये स्टार्ट हुआ कि भाई एक स्कूल प्रोजेक्ट लेके आया जाए। जी सर, जैसा कि सब कोई जानते हैं कि आप लोगों का एक स्टील जो है, सलूजा गोल्ड स्टील जो है, वो देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान रखे हुए, पहचान बनाए हुए हैं, और उस लाइन को छोड़ के टीचिंग लाइन में आना, एक नए सिरे से स्टार्टअप करना, ये अपने आप में एक अनोखी बात है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम ये मानते हैं कोई भी चीज़ को आप करें, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही है, वो चाहे सोशल वर्क भी है। जी। अगर आप खुद से लग के पीछे नहीं करेंगे तो वो काम ढंग से कभी कंप्लीट नहीं होगा। जी। आप थर्ड पार्टी के भरोसे अगर आप छोड़ देते हैं कि मैंने भाई उसको लगा के दे दिया और वो ये काम कर लेगा, वो चला लेगा, जी, तो वो ठीक है, चलते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। बट जिस टाइप की क्वालिटी या जैसा आप मेंटेन उसको करना चाहते हैं, अगर आप खुद से अगर ध्यान नहीं देंगे जी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मेरा इंक्लिनेशन ऑलवेज थोड़ा सा था भी स्टडीज़ की तरफ, और एजुकेशन में जब ये डिस्कशंस हुई कि भाई एजुकेशन लाइन में अगर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्वालिटी को, गिरिडीह को, झारखंड को एक इसमें भी, जैसे टीएमटी में हम लोगों ने नाम रोशन किया है, तो वैसे ही हम लोग अगर चाहेंगे तो इसमें भी, एजुकेशन में भी गिरिडीह का नाम रोशन कर सकेंगे। तो उसके लिए तो ऑब्वियस है, अगर खुद नहीं लगेंगे उसके पीछे में तो कभी भी मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा। जी सर, जैसा कि ये एक नए सिरे से आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप ये सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की जो स्थापना की है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आई, ये आप हमें बताएं। देखिए, हमें चुनौती शुरू से लेके आज भी सबसे ज़्यादा जो आती है, जैसे हम लोग, मैंने आपसे बात की कि बच्चे यहाँ से छोड़ के बाहर दूसरे स्टेट्स में हॉस्टल में रह के या बाहर पीजीज में रह के वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो हम अगर बच्चों को रोकना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि झारखंड के कोने कोने से बच्चे हमारे पास में आए, यहाँ रुके, बिहार से आए या आसपास के स्टेट से झारखंड के अंदर हमारे पास में आके बच्चे यहाँ पढ़ें, तो एक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस का जो बात है, वो एक आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हमारे पास 2 अच्छे बच्चे हैं, मतलब काफ़ी सारे अच्छे बच्चे हैं हॉस्टल में, मतलब बहुत लोगों ने भरोसा किया, पेरेंट्स ने, हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, दिन ब दिन एडमिशन बढ़ते जा रहे हैं। बट स्टिल अभी भी दूर दराज के जो पेरेंट्स हैं, नॉर्थ बिहार वगैरह या वो उस साइड में और आगे अगर हम लोग एरिया पे जाते हैं, तो उनको गिरिडीह पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि डायरेक्ट कोई लाइन, कोई कम्युनिकेशन वैसा है ही नहीं, ना एयरपोर्ट की फैसिलिटी है, ना कोई डायरेक्ट ट्रेन यहाँ गिरिडीह आ रही हैं। अब जो रिसेंटली न्यू गिरिडीह स्टेशन से कुछ ट्रेनें जुड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो हमें आगे उम्मीद है कि ये सिचुएशन पहले से और बेटर हो जाएगी। जी। सर, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल अन्य संस्थानों की अपेक्षा यहाँ क्या अलग है और क्या यहाँ बेहतर है, ये बताएं। देखिए, हम शुरू से एक मोटिव को लेके चल रहे हैं कि हर बच्चा अलग है।
जी। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, जी। हर बच्चे का सोचने का समझने का तरीका अलग है। जी। हम हर बच्चों को सेम तराजू में नाप नहीं सकते हैं कि भाई अगर एक बच्चा 99% लेके आ रहा है तो दूसरा 99% क्यों नहीं लेके आ रहा है। जी। ऑब्वियस है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी समझना है, सब कुछ करना है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना है कि उस बच्चे का एक्चुअल इंटरेस्ट किस तरफ है। जी। अगर वो एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे अगर वो साइंस नहीं पढ़ना चाहता है, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहता है, वो सिर्फ सोशल साइंस पढ़ना चाहता है, वो केमिस्ट्री में हो सकता है नहीं इंटरेस्टेड हो, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, जी। बायोलॉजी में नहीं इंटरेस्टेड है, फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, तो कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर आउट ऑफ सब्जेक्ट भी देखते हैं तो वो नॉन एकेडमिक्स में कौन से पोर्शन में है। कई बच्चे अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, जी। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उनकी पोएट्री अच्छी है, उनके आप एसेज देखेंगे तो बहुत अच्छे लिखते हैं, उनके मतलब सोचने का तरीका डिफरेंट रहता है। कुछ बच्चे अगर आप देखेंगे तो उनको अब जब हम म्यूज़िक क्लासेस के लिए ले जाते हैं तो उनका म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो सीखते बहुत जल्दी जल्दी है। जी। कुछ बच्चों को आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में उनका ज़्यादा रुझान रहता है, किसी को क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल में है, किसी को स्विमिंग में है। तो हम जब बच्चे को यहाँ पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ में कोशिश ये करते हैं कि एनालाइज करें कि बच्चे का इंटरेस्ट एक्चुअली है किस तरफ। जी। तो पढ़ाने के साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चे अपने उस फील्ड को भी लेके साथ में चलें। जी। कि भाई पढ़ना तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना हमें फिजिकली भी कहीं ना कहीं और एंगेज रहना भी ज़रूरी है। तो वो भी चीज़ें साथ में हम डेवलपमेंट कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर वो रुचि भी डेवलप हो जिसमें एक्चुअल में उसका है, ताकि आगे जाके अगर उसको कहीं स्कोप दिखता है जी। तो वो उस स्कोप में भी आगे बढ़ सकता है, उस पर भी अपना कैरियर उस पर भी कर सकता है। आज के दिन में अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो जिन्होंने आई थिंक 10th पास भी नहीं किया है, लेकिन आज के दिन में वो एक अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा पूरा नाम रोशन किया उन्होंने पूरा कंट्रीज़ का। और जैसे अभी रिसेंट गवर्नमेंट्स का काफ़ी सारा फोकस भी है भाई स्पोर्ट्स के ऊपर में, हमारे मेडल्स वगैरह भी आए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स वगैरह में और भी चीज़ों में, एशियन गेम्स वगैरह में। तो मतलब हमें सिर्फ एक एजुकेशन के साथ साथ सिर्फ बुकिश नॉलेज को साथ में लेते हुए और एडिशनल नॉलेज को भी हमें एजुकेशन के साथ में जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ बुक्स 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 से काम नहीं चलेगा। जी सर, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल आप यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो इसमें क्या आप सुरक्षा दे रहे हैं बच्चों को? अगर हॉस्टल की सुविधा है तो उसमें क्या सुविधा बच्चों को मिल रही है, उनकी सुरक्षा का आप क्या ध्यान रख रहे हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी आप किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, रेजिडेंशियल करने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि बच्चे ओवरऑल हर चीज़ में डेवलप करें, उसके लिए समय चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम नॉर्मल स्कूल भी चलता है ऑब्वियसली हमारा, उसमें अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह भेजते हैं 6 घंटे 7 घंटे बच्चे अगर हमारे पास में पढ़ते हैं, उसके बाद उनके 1 पीरियड 2 पीरियड स्पोर्ट्स के हो पाते हैं, मुश्किल से 1-2 पीरियड लाइब्रेरीज़ के हो पाते हैं, 1-2 पीरियड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर्स के हो पाते हैं, तो टाइम की बहुत एक लिमिटेशंस हो जाती हैं। जी। और जब बच्चा रेसिडेंशियल रहता है हमारे पास में जी। तो क्योंकि वो हमारे पास में 24 घंटे के लिए है, तो हम टाइम अपने हिसाब से अलॉटमेंट कर सकते हैं कि किस टाइम वो अच्छे से पढ़ पाए, किस टाइम उसको ब्रेक चाहिए, कैसे वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाए, कैसे वो जिस चीज़ों में बाकी में इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ में अपने वो हम लोग उसको सुविधा दे सके कि वैसे उसमें बढ़ पाए। रेसिडेंशियल पर्पस चलाने का हमारा मेन रीज़न वो रहता है। बाकी बात करते हैं सिक्योरिटी और मेंटल वेलबींग और बाकी चीज़ों की, जी। तो सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी है, मान सकते हैं कि हमारे पास में सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा 24 आवर CCTV सर्वेलेंस सब जगह चलता है। जी। मोर देन 200 कैमराज हमारे इस टाइम कैंपस में इंस्टॉल्ड हैं, जगह जगह, हर क्लास में, हर कोने में, बिल्डिंग्स के बाहर, ग्राउंड में, बाउंड्रीज़ में, हॉस्टल्स में, हर जगह पे CCTV कैमरास की वो रहती है जहाँ पे रिकॉर्डिंग कंटिन्यूस चलती है। इन केस ऑफ कभी भी हमें रीचेक करना पड़ता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे मान लीजिए इंसिडेंट्स होते हैं, किसी बच्चे ने झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो रीचेक करने में हेल्प होती है। सेकेंड चीज़, हमारे स्टाफ क्योंकि मोस्टली रेसिडेंशियल हैं, हमारी प्रिंसिपल रेसिडेंशियल हैं, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, हमारे वार्डन्स, सब जितने हैं सब्जेक्ट टीचर्स वगैरह मोस्टली रेसिडेंशियल हैं, तो वो भी 24 आवर्स बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए सब मौजूद रहते हैं यहाँ पे। जी सर, आपके स्कूल में एकेडमी के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं बच्चों को? देखिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अगेन हम लोग उस पर आते हैं, तो नॉर्मल डे टू डे एजुकेशन के साथ साथ हमारी रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट क्लासेस भी होती हैं, जी, जिसमें उनकी स्पीकिंग से लेके उनके कैसे हमें किसी के साथ बातचीत करनी है, कैसे हमें उठना बैठना है,
हमारे जैसे अपनी जो डाइनिंग एरिया है, जी। बच्चे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, तो कैसे कटलरीज यूज़ करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे आपको अपने मतलब प्लेट्स को लास्ट में छोड़ना है, मतलब ख़राब तरीके से आप कहीं पे भी कुछ भी प्लेट चम्मच छोड़ के नहीं जाना है आपको। जी। एक तरीका है, पर्टिकुलर एक मैनर्स होते हैं, वैसे जी। ही आपको खाना है, सारा कुछ वैसे ही सिस्टम सीखना है, से है। सब कुछ सिस्टम में मतलब किया जाता है। उसके बाद फिर रेगुलर्स इनकी जो मैंने आपको बताया कि आफ्टर स्कूल इनकी क्लासेस होती हैं, जी। लैंग्वेज क्लासेस हैं, उसमें डिसिप्लिन क्लासेस हैं, एक आपके कैसी बॉडी लैंग्वेज है, उसके लिए आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, उसकी क्लासेस हैं। तो ये डे बाय डे, देखिए ये सिंगल डे का प्रोसेस नहीं है, नहीं। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जी। वो कंटिन्यूएशन प्रोसेस में जब बच्चा 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर 2 हफ्ते साल 2 साल जब सीखता है, तो वो गुण धीरे 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 उसके अंदर आ जाते हैं। जी। वो फिर लाइफ टाइम वो कैरी करेगा उसको। जी। सर, आप अपने स्कूल के बच्चों को किस प्रकार से कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं? जितना आज के डेट में कंपटीशन का डेट हो गया है, समय आ गया, तो बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह से आप तैयार करके उसको उस लायक बनाते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, इंटरनली जो हम लोग के अपने एग्ज़ाम्स, अपने टेस्ट वगैरह सब कुछ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने चाहिए, जी। या जैसे हमारे बोर्ड CBSE बोर्ड ने हमें गाइडलाइन किया है उसके हिसाब से होने चाहिए, जी। तो उसकी तैयारी तो इंटरनल एग्ज़ाम्स में हो ही जाती है। जी। उसके अलावा भी हमारे यहाँ ओलंपियाड्स वगैरह के लिए एग्ज़ामिनेशंस, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो इंटरनल स्कूल्स पर स्कूल में होते हैं। तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ कोशिश करते हैं कि बच्चे उसके लिए भी ट्रेन करके पार्टिसिपेट करें, ताकि उन्हें भी बाद में जब वो 10th 12th पास आउट कर जाते हैं तो उन्हें वो भी एक्सपीरियंस साथ में हो कि कैसे वो एग्जामिनेशंस को अटेंड करेंगे। जी। सर, आपके अनुसार बच्चों में खेल, कला, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, योग जैसी कौशल विकास कार्यक्रमों की क्या विशेषता है? देखिए, मैंने जैसे कि पहले बताया कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, है ना। और हमारे यहाँ सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड है भी नहीं। अभी रिसेंटली जैसे हमारा एनुअल डे का प्रोग्राम अभी सक्सेसफुल काफ़ी अच्छा से हो गया। लोगों ने, जो भी पेरेंट्स आए उन्होंने काफ़ी अच्छा फीडबैक भी दिया, बच्चे भी काफ़ी खुश हुए जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया। और हमने ये कोशिश अपनी तरफ से कि मैक्सिमम बच्चे जो प्रेजेंट हो सके जी। वो पार्टिसिपेट करें। जी। जैसे भी करें, छोटा रोल करें, बड़ा रोल करें, मेजर फ्रंट में आके करें, बैक स्टेज पे करें, एंकरिंग में करें, जैसे भी उनका रोल हो, लेकिन रोल होना चाहिए। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जी। कोई भी बच्चा छूटे नहीं, है ना। तो कोशिश यही रहती है कि भाई हर चीज़ में बच्चा जब पार्टिसिपेट करता है तो अल्टीमेटली देखिए, एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है? आपके ब्रेन को डेवलप करना, एक सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करना, है ना। तो जब हम बच्चों को अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उनको वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, कुछ नया सीखते हैं। जब कुछ नया करते हैं तो वो डेवलपमेंट जो ब्रेन का होता है, अल्टीमेटली वही आगे बच्चों को काम लाता है। जी। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सोचने समझने की उनकी शक्ति डेवलप होती है। जी। सर, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं और आज के डेट में जो शहरी परिवेश के बच्चे हैं, इन दोनों के पढ़ाई का जो रेशियो है, उसमें आप क्या अंतर पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का पढ़ाई कैसा है, शहरी बच्चों का पढ़ाई कैसा है, और इस अंतर को आप पाटने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन में हम ये मानते हैं कि देखिए, एजुकेशन का जैसे लोगों को जैसे जैसे मालूम है, जैसे पहले टाइम पे था कि बच्चे अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, जी। लेकिन आज के ज़माने में चाहे वो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से हों, हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, और वो कोशिश भी करते हैं। हम भी उसमें सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही है। RTE के अंडर में हमारे पास में 25% सीट्स रिजर्व रहती हैं, जिसमें बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं जो मान लीजिए फीस नहीं दे पाते हैं या जो कैपेबल नहीं है उतने। तो ये भी देखिए, ये सिंगल डे का, अगेन मैं सेम चीज़ बताता हूँ, सिंगल डे का प्रोसेस नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, मेजर डिफरेंस आता है अगर हम देखेंगे तो उनकी पेरेंटल एजुकेशन को लेके। अगर उनके पेरेंट्स पहले से एजुकेटेड हैं तो बच्चों में इम्पैक्ट उसका डेफिनेटली पड़ता है। बच्चे थोड़े और शार्प रहते हैं क्योंकि घर पे भी उनको एजुकेशन का वो माहौल मिल जाता है। थोड़े उनके बाकी चीज़ों में भी फ़र्क पड़ता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स खुद एजुकेटेड नहीं होते हैं तो थोड़ा सा उस पर डिफरेंसेस हल्के फुल्के दिखते हैं, बट ये डिफरेंसेस धीरे धीरे इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जब बच्चे खुद पढ़ लिख जाते हैं अच्छे से, तो समझिए कि उनकी आगे की आने वाली पूरी एंटायर जनरेशन को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है जी। तो ये भी टेम्प्रेरी समझिए कि एक फेस होता है, सबके लिए आएगा कि भाई अगर अभी पहले कहीं कोई दिक्कत हुई, नहीं डेवलपमेंट हुई, तो अभी से डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स में
ये एंटायर जनरेशन एक डिफरेंट लेवल पे होगी। जी सर, आने वाले वर्षों में आप अपने स्कूल के विस्तार के लिए क्या क्या योजना बनाए हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, ये बताएं। देखिए, गिरिडीह में हम लोग एजुकेशन जब हम लोग डेवलप करने का सोचे तो सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहना हम लोगों को। जी। हमारे यहाँ बच्चे हॉस्टल्स में अगर मान लीजिए कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ स्कूली एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, वो पोस्ट स्कूल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी गिरिडीह में चाह रहे हैं कि और भी कोर्सेज़ को साथ में लेके आएँ। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली फार्मेसी का डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया, OT टेक्नीशियन का स्टार्ट किया है, ड्रेसर का स्टार्ट किया है, एक्सरे टेक्नीशियन का स्टार्ट किया है, DMLT का स्टार्ट कर लिया हमने। और अभी रिसेंटली हमने नर्सिंग कोर्सेज़ में ANM, GNM ये सब कोर्सेज स्टार्ट कर लिए हैं। आने वाले टाइम में और 3-4 कोर्सेज जो लाइनअप में हैं, उम्मीद है कि बाय नेक्स्ट ईयर 2026 हम लोग वो कोर्सेज भी स्टार्ट कर लेंगे। तो धीरे धीरे ये जो हमारा कैंपस है हम लोग ओवरऑल कंप्लीट डेवलप करना चाह रहे हैं कि भाई बच्चे स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके अगर प्रोफेशनल एजुकेशन तक जो भी करना चाहें तो हम गिरिडीह में रह के वो फैसिलिटी उनको दे सकें कि उनको ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाने से ऑब्वियसली आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, रहने की प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है। अपने घर पे रहेंगे, पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो एक माहौल अलग रहता है, और एजुकेशन अगर लोकल मिले तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। जी सर, आज के इस डिजिटल युग में आप पेरेंट्स को क्या मतलब सलाह देंगे? जैसे मोबाइल के लिए बच्चे का जो अभी लत है और नशे का जो आदत अब बच्चों में देखने को मिल रहा है, और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान घटते हुए दूसरी तरफ माइंड उन लोग का डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में आप अब इसमें कहने को तो ऑब्वियस है मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी ऑब्वियस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स हैं। आप कैसा साइड को यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम साथ में आज के दिन में अगर AI का अगर हम यूज़ करना चाहें तो यही मोबाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा बून बन जाता है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए एडवांटेज पॉइंट बन जाता है। और अगर हम दिन भर अगर सोशल मीडिया खोल के, रील्स खोल के अगर देखते रहें तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो हमें बच्चों को भी और अपने आप को भी इस चीज़ पे करना चाहिए कि पॉजिटिवली हम लोग इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसके बिना आपके दिन आज के दिन में वैसे भी कोई मतलब रहना मुश्किल है। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होना चाहिए। ऑब्वियस है हमारे पास में अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो उसके लिए हमारे पास में गूगल है, AI है, बहुत सारे ChatGPT हैं, जेमिनाई है इसका गूगल का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बच्चों को सिर्फ मोबाइल में सोशल मीडिया के अलावा अगर हम उनको उस पर ट्रेन करें कि आपको ये AI को कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने बेनिफिट के लिए, कैसे अपने एजुकेशन के लिए, कैसे छोटी छोटी लाइफ टू लाइफ, डे टू डे लाइफ की चीज़ों के लिए यूज़ करना है तो ये हमारे लिए नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव में डेवलप हो जाएगा। तो कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन सिर्फ ये सोचने के लिए कि भाई मोबाइल एक बहुत नेगेटिव चीज़ है, उसको नहीं यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी है जी, पॉजिटिव वे में यूज़ करना। कहने का मतलब ये है कि आप उसको अगर सकारात्मक रूप में लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल, और अगर आप उसको निगेटिव में लेते हैं तो उसका नुकसान, साइड इफेक्ट तो है ही। डेफिनेटली जी। तो सर, आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों की परवरिश, आज के डेट में बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो सबसे बड़े या फर्स्ट टीचर जो बोलते हैं वो पेरेंट खुद ही होते हैं, है ना। तो पेरेंट को अगर मान लीजिए जैसा कि आपने मोबाइल एडिक्शन बताया, आज के दिन में एक जनरल हम लोग घर घर पे देखते हैं, अगर बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको आप खाना खिलाने के लिए बिठाते हैं तो साथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और मम्मी साइड पे बैठ के खिला रही होती है। इसका एक ही रीज़न होता है कि भाई बच्चे को आप इंगेज पर्सनली नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मोबाइल पे वो इंगेज रहे और मेरा काम आराम से हो जाए। तो एज अ पेरेंट, मैं भी खुद भी पेरेंट हूँ, बस एज अ पेरेंट ये चीज़ें हमें लगती है कि गलत है। हमें खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि एटलीस्ट वो ग्रोइंग एज में जब से वो 5, 6 साल, 7 साल तक का, 8 साल का नहीं हो जाता है, तब तक वो अटैचमेंट, वो आप कैसे उससे बात कर रहे हैं, कैसे उसको आसपास का माहौल मिल रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो मोबाइल का अगेन दोनों यूजेस हैं। इनिशियल फेजेस पे तो मैं चाहूँगा कि भाई पेरेंट खुद भी इस चीज़ को अवॉइड करें जब उनके बच्चे छोटे हों,
और धीरे धीरे फिर वो पॉजिटिव में डेवलपमेंट हो जाएगा। जी सर, लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आज नए सेशन में अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी आ रहा है, नए सेशन में बच्चे के एडमिशन के लिए पेरेंट्स अब टेंशन में हैं कि कहाँ करवाना है, नहीं करवाना है एडमिशन। तो आप अपने स्कूल का कुछ वैसा जो आपको लग रहा है कि हाँ हमारे स्कूल की ये विशेषता है, ये उपलब्धि है, वो बताएं ताकि पेरेंट्स को डिसीजन लेने में इजी हो जाए कि कहाँ हम अच्छा मेरे बच्चे को अच्छा फ्यूचर, अच्छा भविष्य मिल सकता है, अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। इसके लिए आप हमारे दर्शकों और हमारे गिरिडीह के पेरेंट्स को बताएं कि क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग के लिए ज़रूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग उतना स्वस्थ नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगेन जो हम लोग फोकस करते हैं वो बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। हमने मान लीजिए लास्ट के हमारे अभी 3 साल के रिजल्ट्स हुए हैं सीबीएसई बोर्ड्स के, और ये मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी परसेंटेज जोड़ेंगे कि हमारे अगर मान लीजिए कि सर्टेन बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए अपेयर हुए हैं तो उसमें से मोर देन 40% बच्चे 90% अबव लेके आते हैं जी। और हमारे जितने उसमें से अगर 15-20% जो बच्चे हैं वो अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 की कैटेगरी में है। अगर आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अगर आप देख रहे हैं 95, 96, 97, 98% में, तो एकेडमिकली भी हमारे बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं जी। और स्पोर्ट्स में भी अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारा अपने 2 फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है और जिम्नेजियम वगैरह है। तो म्यूज़िक क्लासेस अलग चलती हैं, कंप्यूटर क्लासेस अलग चलती हैं, रोबोटिक्स की चलती हैं। तो ये सब भी जो अभी जो फील्ड्स हैं, तो बच्चे ये सब चीज़ों में भी अपने एक डेवलपमेंट करते हैं जिससे उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी होती है। और उसके साथ साथ जब वो पढ़ाई करते हैं तो माइंड फ्रेश होने के कारण वो ग्रास्पिंग पावर भी बच्चों की बढ़ती है जी। अगर फिज़िकली फिट है तो माइंड भी ऑब्वियसली फिट है जी। तो वो दोनों चीज़ें क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ बच्चे अच्छा प्रोग्रेस भी करते हैं और वो जिस फील्ड में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसमें भी करते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे अभी रिसेंट गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट किए हैं 3 बच्चे हमारे अपने स्कूल से, तो वो क्रिकेट में जी। तो ये भी अच्छा है। अगर वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं तो हम उनको वहाँ पुश करते हैं कि भाई आप स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ जाइए। डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं लाइफ में बढ़ने के लिए जी। तो चाहे वो अगर एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ वो भी सुविधा अवेलेबल है, अगर वो स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी अवेलेबल है। मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम मतलब हमारे यहाँ से बेटर फैसिलिटीज आई डोंट थिंक सो कि गिरिडीह में और कहीं पे मिलेंगे जी। ये थे जोरावर सर जिन्होंने देवभूमि झारखंड न्यूज को इतना समय दिया, इसलिए देवभूमि की पूरी टीम की ओर से सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।